चैप्टर 16 का नाम हमने रखा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल क्या था? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक हो गया। शॉर्ट टर्म कैश फ्लो को मैनेज करने का नाम क्या दिया जाता है? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। शॉर्ट टर्म कैश फ्लो के लिए एक टर्म यूज की जाती है लिक्विडिटी को मैनेज करना। शॉर्ट टर्म कैश फ्लो क्या है? लिक्विडिटी। और एक बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड करती है लिक्विडिटी मैनेजमेंट पे कि अगर आपकी लिक्विडिटी अच्छी मैनेज हो रही है तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी मैनेज होगी। अगर लिक्विडिटी मैनेज अच्छी नहीं हो रही तो प्रॉफिटेबिलिटी आपकी अफेक्ट होना शुरू हो जाएगी। क्या ख्याल है? एक बिजनेस को चलाने के लिए उसे क्या करना है? लिक्विड एसेट में कुछ पैसा रखना है, उसके बिना आपका बिजनेस नहीं चल सकता। स्पेशली एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को चलाने के लिए लिक्विड एसेट में आपको कुछ ना कुछ पैसा रखना है। लिक्विड एसेट बोले तो आपको क्या करना है? रॉ मटेरियल जो है वो होल्ड करना है तो उसके लिए कुछ पैसा रखना है। वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री होल्ड करनी है तो उसके लिए कुछ पैसा रखना है। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री को होल्ड करना है तो उसके लिए कुछ पैसा रखना है। तो अगर आप इन्वेंट्री होल्ड नहीं करोगे, इसमें पैसा नहीं रखोगे, पैसा ना रखने का मतलब क्या है? ये होल्ड नहीं करनी। ये होल्ड नहीं की तो आपका बिजनेस मैनेज नहीं होगा। क्यों? अगर रॉ मटेरियल आपने होल्ड करके नहीं रखा तो फौरी आपको प्रोडक्शन के लिए अगर चाहिए, मार्केट से मिल नहीं रहा, शॉर्टेज हो गई है या आप सप्लायर दे नहीं रहा, तो क्या इससे आपका बिजनेस चलेगा? नहीं, इससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट होगी। वर्किंग प्रोसेस आप नहीं बनाओगे तो आपका प्रोडक्शन साइकिल एफिशिएंट नहीं रहेगा। उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी कि फौरी कस्टमर का ऑर्डर मिला और उसे फौरी डिलीवरी चाहिए तो आप उसे फौरी डिलीवर कर सको। हाँ, आप अगर ये मैनेज नहीं कर रहे, कंपैक्टर मैनेज कर रहा है तो फौरी डिलीवरी कंपैक्टर देगा, तो कस्टमर किसे प्रेफर करेगा? आपको नहीं, कंपैक्टर को। तो इसलिए यहाँ पे भी आपको इन्वेंट्री होल्ड करने के लिए पैसा चाहिए। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री होल्ड करने के लिए आपको पैसा चाहिए। क्यों? कस्टमर को फौरी चीज़ चाहिए। आप ये नहीं कह सकते मैं आपको बना के फिर दूंगा, बनाने में 7 दिन लगते हैं। वो कहेगा 3 दिन बाद मेरी शादी है तो मुझे 7 दिन बाद दे रहा है। क्या ख्याल है? तो इसमें भी आपको इन्वेंट्री होल्ड करने के लिए पैसा चाहिए और ये क्या है? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। मीन इन्वेंट्री के लिए आपको पैसा चाहिए। सिर्फ इन्वेंट्री के लिए नहीं, आपको क्या चाहिए? रिसीवेबल्स को उधार पे भी माल देना है, डेटर्स को उधार पे भी माल देना है। क्यों? सारे कस्टमर नकद वाले नहीं होते, कुछ आपके अदर बिजनेस भी कस्टमर होते हैं तो उधार पे माल लेते हैं। और ये रूटीन, ये टर्म्स हैं, मार्केट में चलती हैं। आप नहीं दोगे तो फिर कंपैक्टर को प्रेफर करेंगे लोग। तो इसलिए यहाँ पे भी आपका कुछ ना कुछ पैसा फंसा रहता है। तो वो कितना फंसा रहता है वो भी आपको चाहिए। बिजनेस के छोटे मोटे खर्चे आपने करने हैं तो खर्चे करने के लिए आपको क्या चाहिए? कैश भी अपनी जेब में, अपने गले में रखना है। क्या कह रहा? तो ये क्या है? एक बिजनेस की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। एक बिजनेस को कितना पैसा वर्किंग कैपिटल में रखना है, इन्वेंट्री को होल्ड करने के लिए कितना रखना है, रिसीवेबल में कितना रखना है, कैश में कितना रखना है। लेकिन कुछ चीज़ें आपको शायद कहीं से सपोर्ट भी मिल जाती है। क्या ख्याल है? तो इसमें से आपने क्या करना है? लेस कर देना है। क्या? क्रेडिटर से जो आपको सपोर्ट मिल रही है वो, और एक्रूड एक्सपेंसेस मीन जो एक्सपेंसेस आप जो है वो लेट पे कर सकते हो, मीन एक्सपेंसेस पेएबल्स। तो आपके पास क्या आ जाती है? एक नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। कोई और चीज़ भी आ सकती है इसमें, कोई एडवांसेस वगैरह है तो वो भी यहाँ पे आ सकते हैं। क्या ख्याल है? एडवांसेस, जिसको हम प्री पेमेंट्स का नाम देते हैं। क्यों? समटाइम सप्लायर कहता है मैं भाई सबको सप्लाईज दूंगा, सिर्फ आपके लिए नहीं हूँ। क्यों? आपने मुझसे ना सप्लाईज नहीं तो मैं क्या करूँगा? तो आप मुझसे कहते हैं मुँह तुम बड़ा बंद रख, ये ले पैसे, लेकिन मेरे अलावा किसी और को वोट तूने नहीं देना। ठीक है, ये ले पैसे, तूने क्या करना है? किसी और को माल नहीं देना। तो वो जो हमने एडवांस में उसे पैसे दे दिए कि ये ले पैसे, मैं पूरा साल तुझसे चीज़ें लेता रहूँगा, तो वो क्या है? एडवांसेस या प्री पेमेंट्स। तो ये पैसा भी आपको चाहिए होता है समटाइम। मीन करंट एसेट के लिए जो पैसा चाहिए उसमें से करंट लायबिलिटी से जो आपको पैसा मिल जाता है, जो सपोर्ट मिल जाती है, वो माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाती है? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। और ये कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है एक बिजनेस के लिए। ये कैलकुलेट करना एक बिजनेस की सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है
क्यों? अगर एक बिजनेस कहता है कि मुझे वर्किंग कैपिटल में बहुत सारा पैसा रखना है, क्यों? जो आपके प्रोडक्शन मैनेजर हैं उनकी विश है कि हमारे पास हर वक्त जो है वो रॉ मटेरियल, वर्किंग प्रोसेस, फिनिश गुड्स होनी चाहिए। क्यों? इससे क्या होगा? हमारी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। हमें ये ऑर्डर मिला, हमने साथ ही चीज़ें डिलीवर कर दी, ये ऑर्डर मिला, साथ ही डिलीवर कर दी। सेल मैनेजर कहता है कि मुझे जो है वो रिसीवेबल्स के लिए पैसा ज़्यादा चाहिए, क्यों? इससे मेरे सेल के टारगेट बड़े अच्छे मीट होंगे, मैं क्रेडिटर्स को, डेटर्स को उधार पे माल दिए रखूँगा, जिसे कस्टमर खुश रखूँगा तो मेरे सेल के टारगेट पूरे होते रहेंगे। कंपनी का कैशियर कहता है मेरे पास कैश ज़्यादा होना चाहिए, क्यों? ये कैश ऐसी है जैसे मेरी पॉकेट में है, जब मुझे पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए होता है मैं हैंकी फैंकी यहाँ से भी कर लिया करूँगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पूरा महीना यहाँ से अपने खर्चे पूरे करता रहा करूँगा, जैसे सैलरी आया जा करेगी मैं गले में डाल दिया करूँगा। लेकिन क्या कंपनी के लिए ठीक है? नहीं, कंपनी के लिए आपने देखना है कि कितना को इन्वेंट्री में आपके लिए एप्रोप्रिएट है, उतना रखना है कि आपके साथ बिजनेस भी चलता रहे, अदर खर्चे भी चलते रहें। तो अगर इधर पैसा आपने ज़्यादा लगा लिया तो आपके पास आगे फर्दर कोई अपॉर्चुनिटीज़, फर्दर कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए पैसा हुआ ही नहीं करेगा, कभी सरप्लस कैश नहीं हुआ करेगा। क्या कहला? हाँ, इधर से जितनी भी सपोर्ट मिल जाए उतनी अच्छी है। तो हमें क्या देखना है कि हमारी एग्जैक्ट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, क्यों? इससे बिजनेस अफेक्ट होगा। बहुत कम, ये भी बिजनेस के लिए ठीक नहीं है। क्या होनी चाहिए? बैलेंस होनी चाहिए। बैलेंस का मतलब क्या? ऑप्टिमल, बेस्ट, एप्रोप्रिएट, वो कितनी है वो हमें कैलकुलेट करनी है। क्यों? वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने की 3 स्ट्रैटेजीज है हमारे पास। एक है अग्रेसिव स्ट्रैटेजी। अग्रेसिव स्ट्रैटेजी क्या है कि हमें वर्किंग कैपिटल में पैसा नहीं रखना, लेकिन बीइंग अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आप इससे तबाही की तरफ चले जाओगे। क्यों? आप कस्टमर को खुश नहीं रख पाओगे। डिफेंसिव स्ट्रैटेजी कि नहीं, हमें वर्किंग कैपिटल में पैसा बहुत रखना है, कस्टमर को खुश रखना है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा रख रहे हो। तो अच्छी स्ट्रैटेजी क्या है? बैलेंस स्ट्रैटेजी मीन अपनी एग्जैक्ट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आप कैलकुलेट करो और उसके बाद देखो कि मुझे वर्किंग कैपिटल के लिए कितना पैसा रखना है। तो अगर ये कैलकुलेट किए बिना आप वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा रख रहे हो तो आपकी स्ट्रैटेजी ठीक है नहीं होगी। तो बैलेंस स्ट्रैटेजी आपकी कब बनेगी? जब आप वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट अपनी कैलकुलेट करोगे कि कितनी बनती है, तो इतना पैसा मुझे वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करना है। क्यों? ये कैलकुलेट किए बिना अगर आप जाओगे तो आप या तो अग्रेसिव पे होगे या डिफेंसिव पे होगे। बैलेंस कब बनेगी? जब आप अपनी एग्जैक्ट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट देखोगे कि मुझे कितना पैसा चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस पे। क्या ख्याल है? इसके ऊपर आपको दिमाग लड़ाना पड़ेंगे कि हमें रॉ मटेरियल में कितना को पैसा रखना चाहिए, कितना को रॉ मटेरियल में रखना चाहिए। उसमें देखना पड़ेगा हमारी प्रोडक्शन पर मंथ कितनी होती है, उसके अकॉर्डिंगली देखा जाए कि हाँ इतना को रॉ मटेरियल रखना ज़रूरी है, इससे ज़्यादा भी नहीं, इससे कम भी नहीं। उसमें आपको लोगों को कंसल्ट करना पड़ेगा, दिमाग बिठाना पड़ेंगे आपको। वर्किंग प्रोसेस में कितना आपको मटेरियल रखना है, मीन सेमी फिनिश गुड्स कितनी आपको रखनी है, इसके ऊपर भी दिमाग लड़ाना पड़ेंगे। फिनिश गुड्स आपको कितनी रखनी है? इतनी को रखनी है कि माल पड़ा पड़ा ऑब्सोलीट भी ना हो। क्यों? बहुत ज़्यादा फिनिश गुड्स रख लोगे तो क्या हो जाएगा? ऑब्सोलीट, लॉसेस बेयर करना पड़ेंगे अगर आउट ऑफ फैशन हो गया। जिसके ऊपर भी दिमाग लड़ाना पड़ेंगे आपको, सेल ट्रेंड के अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा, अपनी प्रोडक्ट के ट्रेंड देखना पड़ेंगे, अपनी प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल देखना पड़ेगा, कितना इसका लाइफ साइकिल है, उसके अकॉर्डिंगली आपको देखना पड़ेगा फिनिश गुड्स में आपको कितना माल रखना चाहिए और उस पर कितना पैसा आपको इन्वेस्ट करना है। रिसीवेबल्स, कितने हमें क्रेडिट डेज अलाउ करने हैं कस्टमर को, ये भी देखना पड़ेंगे, इसके ऊपर भी दिमाग लड़ाना पड़ेंगे। बहुत ज़्यादा दोगे तो बैड डेट्स के चांसेस भी हो सकते हैं, बहुत कम दोगे तो कस्टमर आपको प्रेफर भी नहीं करेंगे। जिसे देखना पड़ेगा हमें कितना को बैलेंस मैनेज करना है। कैश कितने को हमारे मंथली खर्चे होते हैं भाई, उतना मैनेज करना है, खर्चों से ज़्यादा भी नहीं, खर्चों से कम भी नहीं। क्यों? खर्चों से ज़्यादा मैनेज करोगे तो पड़ा पड़ा फजूल ज़ाया हो रहा है, मिसयूज़ हो सकता है। खर्चों से कम का मतलब क्या है? कैश फ्लो इशूज़। क्या ख्याल है? क्रेडिटर से देखना है कितना ज़्यादा हमें क्रेडिट मिल सकता है, कौन ज़्यादा क्रेडिट पीरियड अलाउ करता है, कौन कौन से खर्चे ऐसे हैं जो हम डिले कर सकते हैं बगैर सरचार्ज के। बगैर सरचार्ज के बिजली का बिल फर्स्ट को ड्यू हो गया है तो कब तक हम बगैर सरचार्ज के इसको पेबल में रख सकते हैं? 10 दिन तक रख सकते हैं, 9 दिन तक रख सकते हैं। तो 10 दिन कैश आपके सर्कल में चलता रहेगा, फौरी निकलेगा। क्या ख्याल है? तो ये एग्जैक्ट नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगी, फिर जाके वर्किंग कैपिटल आपका मैनेज होगा, मीन लिक्विडिटी मैनेज होगी।
लिक्विडिटी मैनेज करने का मतलब क्या है, आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी मैनेज हो रही है। क्यों ये मैनेज नहीं हुई तो इससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट होगी कस्टमर की सूरत में या इंटरनल कैश फ्लो इश्यूज की सूरत में। हाँ, वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसे निकलती है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। लेकिन ये करंट एसेट करंट लायबिलिटीज कैसे निकालने हैं, इसके ऊपर दिमाग लड़ाना पड़ेंगे। ये पूरे साल की, वो फिर इसके अकॉर्डिंगली आपने रिक्वायरमेंट चेंज करनी है, दोबारा से कैलकुलेट करनी है। मतलब आपको पता चल गया कि इंडस्ट्री के अंदर कोरोना आ गया, डेटर जो है जल्दी पेमेंट नहीं कर पा रहा, दिस मीन अब इसके लिए हमें कैश जो है थोड़ा और चाहिए। वो चाहिए तो आइदर इनको कम करके इसे ज़्यादा करना है या फिर ये कहीं से अरेंज करना है, दोबारा निकालना पड़ेगी। वो फिर साल की नहीं, आने वाले एंड ईयर तक की निकल आएगी, नेक्स्ट ईयर की फिर प्लानिंग करेंगे। ठीक हो गया। मीन ये भी क्या है, प्लानिंग का पार्ट है। क्यों इसे मैनेज नहीं किया तो आपका बिजनेस मैनेज नहीं होगा, तो ये मैनेज करना भी ज़रूरी है। अग्रेसिव पे नहीं, डिफेंसिव पे नहीं, कहाँ पे मैनेज होगी, बैलेंस पे। बैलेंस कैसे निकलेगा, जब ये कैलकुलेट करोगे, ये कैलकुलेट करके पता चलेगा कि हाँ एग्जैक्ट हमें इतनी चाहिए। और ये कैलकुलेट ऐसे नहीं होगी, इसके लिए लोगों को कंसल्ट करना पड़ेगा। क्या कहला, डिस्कस करके आप देखोगे कि रॉ मटेरियल के लिए हमें कितना को रॉ मटेरियल होल्ड करना चाहिए कि उससे हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती रहे। क्यों ज़रूरत से ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं बेवकूफ़ी है, ज़रूरत से कम होल्ड कर रहे हैं ये भी बेवकूफ़ी है। ये बात समझ आती। मीन वर्किंग कैपिटल हमें निकालना है तो क्या करना है, हमें अच्छे करंट एसेट्स हमारे कितने कितने होने चाहिए और करंट लायबिलिटी से हमें अच्छा कितना बेनिफिट मिल सकता है, ये कैलकुलेट करना है। तुम्हारे पास क्या निकलेगी, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। हमने क्या किया, कुछ रेशोज़ पढ़ी। क्यों सम टाइम हमें कुछ रेशोज़ दी होती हैं तो वहाँ से भी ये फिगर निकालने के लिए कहा जा सकता है। तो रेशोज़ की अगर हम बात करें, क्या क्या रेशोज़ हमने पढ़ी अभी तक। डेटर डेज कैसे निकाले जाते हैं, एवरेज डेटर्स मीन रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल इनटू 360। क्वेश्चन के अंदर देखेंगे अगर डेज उसने मेंशन कर दिए तो उतने यूज़ कर लेंगे, अदरवाइज अच्छे ईयरली डेज कितने बनते हैं 360 हम यूज़ कर लेंगे। ठीक होगी, इसके ऊपर कैलकुलेशन अच्छी हो सकती है। अगर डेज उसने स्पेसिफाई कर दिए क्वेश्चन में कि ईयर कितने डेज हैं तो उतने यूज़ कर लो, अदरवाइज हम नहीं यूज़ करें तो हम कितने यूज़ करेंगे 360। क्रेडिटर डेज कैसे निकाले जाते हैं, क्रेडिटर डेज कैसे निकालेंगे, एवरेज क्रेडिटर्स मीन पेएबल्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेजेस या परचेजेस इनटू 360। क्रेडिट परचेजेस, चलो क्रेडिट परचेजेस ले लो, कैश पे परचेजेस वैसे बिजनेस की कम ही होती है, नॉर्मली क्रेडिट पे ही होती है। सेल्स कैश क्रेडिट दोनों पे होती है। क्या कहला है, परचेजेस आप सप्लायर से उधार पे लेते हो। इन्वेंट्री डेज निकालेंगे कैसे, इन्वेंट्री डेज हम निकालेंगे कैसे, एवरेज इन्वेंट्री कौन सी फिनिश गुड्स वाली डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू 360, इन्वेंट्री डेज निकलाएंगे। ऐसे ही है। और क्या रेशोज पढ़ी थी हमने, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री हमने निकालनी है, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री पीरियड निकालना है हमने। तो क्या करेंगे, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इनटू 360। और अगर करंट के साथ प्रीवियस भी दी गई तो क्या ले लेंगे, एवरेज वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड हमें निकालना है, तो क्या निकालेंगे, एवरेज रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय मटेरियल परचेज्ड इनटू 360। रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड निकल आएगा। क्या कहना है, और कोई रेशो, ये हमने देख ली, ये देख ली, ये देख ली, ये देख ली, क्रेडिटर्स की देख ली। एडवांस एक्रूड एक्सपेंसेस की अगर हमने निकालनी है रेशो तो क्या निकालेंगे, एक्रूड
एक्सपेंस पीरियड अगर हमने निकालना है तो क्या करेंगे, एक्रूड एक्सपेंस, अगर करंट प्लस प्रीवियस दिया गया है तो एवरेज ले लेंगे डिवाइडेड बाय टोटल एक्सपेंस इनटू 360। बाकी दो रेशोज़ हमने प्रीवियस लेक्चर में और देखी थी, करंट रेशो कैसे निकालेंगे, क्विक रेशो कैसे निकालेंगे, करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज़, क्विक रेशो के लिए करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री ओवर करंट लायबिलिटीज़। यहाँ तक बात समझ आती है, क्या ख्याल है? अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास रेशो हो और उससे हमने रिसीवेबल्स, पेबल्स, इन्वेंट्री, एक्रूड एक्सपेंस ये निकालने हैं तो रेशो से कैसे निकाला जा सकता है, क्या ख्याल है? तो अगर हमारे पास क्रेडिट सेल और डेटर डेज हों और हमने डेटर निकालना हो तो हम क्या कहेंगे जी, डेटर्स इज इक्वल टू व्हाट, क्रेडिट सेल इनटू पीरियड, कौन सा, रिसीवेबल का पीरियड डिवाइडेड बाय 360। ये बात समझ आती? जो बेस थी उसे मल्टीप्लाई करना है क्या, पीरियड डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज। क्रेडिटर अगर हमने निकालने हैं तो क्या करेंगे, परचेजिस जो बेस थी इनटू पीरियड किसका, क्रेडिटर का, डिवाइडेड बाय 360। क्या ख्याल है? कब, जब क्वेश्चन में हमें डेटर डेज और क्रेडिट सेल दी गई है तो हमने डेटर निकालने हैं, तो इसी से ही हम क्या करेंगे, या तो ये एक्स पुट कर दो या यूँ भी निकाला जा सकता है। इन्वेंट्री डेज और कॉस्ट ऑफ गुड सेल दी गई है तो हम वहाँ से इन्वेंट्री भी निकाल सकते हैं। क्या ख्याल है, क्या करेंगे, इन्वेंट्री निकालनी है हमने, फिनिश गुड इन्वेंट्री। क्या ख्याल है, तो क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इनटू पीरियड किसका, फिनिश गुड इन्वेंट्री का पीरियड डिवाइडेड बाय 360। पीरियड अगर मंथ में दिया हो तो फिर क्या करेंगे, डिवाइड बाय 12 कर देंगे। पीरियड अगर वीक्स में दिया हो तो फिर क्या करेंगे, डिवाइड बाय 52 कर देंगे। पीरियड अगर क्वार्टर में दिया हो तो फिर क्या करेंगे, डिवाइड बाय 4 कर देंगे। क्या ख्याल है, डेज में दिया गया तो डिवाइड बाय 360 डेज। वर्क इन प्रोसेस हमें निकालना है इसके पीरियड से, तो वर्क इन प्रोसेस हम निकाल सकते हैं कैसे, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इनटू वर्क इन प्रोसेस पीरियड डिवाइडेड बाय 360। क्या ख्याल है? रॉ मटेरियल हमें निकालना है, होल्डिंग पीरियड दिया गया है और हमें परचेजेस दी गई हैं, तो क्या करेंगे, रॉ मटेरियल भी हम निकाल सकते हैं। कैसे, परचेजेस मीन रॉ मटेरियल परचेज इनटू पीरियड, कौन सा, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड डिवाइडेड बाय 360। यहाँ पे डेटर पीरियड नहीं लेना, क्रेडिटर पीरियड नहीं लेना, कौन सा लेना है, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड लेना है। ये बात समझ आती? एक्रूड एक्सपेंस अगर हमें निकालना हो तो क्या करेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर इनटू एक्रूड एक्सपेंस का पीरियड, क्योंकि हम एक्रूड एक्सपेंस निकाल रहे हैं, डिवाइडेड बाय 360। यहां तक कोई बात समझ आती हो? चलिए आगे। वर्किंग प्रोसेस पीरियड कंबाइन भी निकाला जा सकता है, वर्किंग प्रोसेस डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इनटू 360। वर्किंग प्रोसेस पीरियड को दो पार्ट में भी कैलकुलेट किया जा सकता है कि वर्किंग प्रोसेस में जो रॉ मटेरियल है वो सेपरेट निकाल लो और कन्वर्जन कॉस्ट सेपरेट निकाल लो। और हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि वर्किंग प्रोसेस में नॉर्मली क्या होता है, मटेरियल 100% यूज़ हुआ है और कन्वर्जन कॉस्ट 50% यूज़ हुई होती है, ऐसी था। क्या ख्याल है? तो क्या करेंगे हम, अगर हमने वर्किंग प्रोसेस रॉ मटेरियल पीरियड निकालना है, वर्किंग प्रोसेस रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड निकालना है, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड नहीं, वर्किंग प्रोसेस में जो रॉ मटेरियल है उसका होल्डिंग पीरियड निकालना है, तो उसके लिए हम फार्मूला क्या यूज़ करेंगे, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड निकाल रहे हैं तो वर्किंग प्रोसेस के अंदर देखेंगे रॉ मटेरियल कितना है
डिवाइडेड बाय, अब हम परचेजेस नहीं करेंगे, अब हम क्या करेंगे, मटेरियल कंज्यूम्ड करेंगे। क्या यूज करेंगे, मटेरियल कंज्यूम्ड इनटू 360। मीन वर्किंग प्रोसेस कंबाइन भी निकाला जा सकता है। वर्किंग प्रोसेस का रॉ मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट जो है उसके होल्डिंग पीरियड सेपरेट भी निकाले जा सकते हैं। अब अगर हमें निकालना है क्या, वर्किंग प्रोसेस कन्वर्जन कॉस्ट पीरियड, तो क्या करेंगे, कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है, कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है, लेबर प्लस ओवरहेड्स, लेबर प्लस ओवरहेड्स, कन्वर्जन कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, डिवाइड बाय क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, डिवाइड बाय क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इंटू 360 इंटू 50% भी करेंगे, क्या ख्याल है, ये जो आ जाएगी उसके क्या कर देंगे, 50% भी अप्लाई कर देंगे। क्यों, कन्वर्जन कॉस्ट वर्किंग प्रोसेस में कितनी है, 100% नहीं 50% यूज हुई है। ये बात समझ आती है। अब ये जो कन्वर्जन कॉस्ट पीरियड आपके पास आ गया, यहां से आप लेबर पीरियड ओवरहेड पीरियड भी निकाल सकते हो। यहां से लेबर पीरियड और ओवरहेड पीरियड भी निकाला जा सकता है। कैसे, लेबर मीन वेजिस डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इनटू 360, इसी से निकाल रहे हैं। कंबाइन कन्वर्जन है, नहीं आपने कंबाइन कन्वर्जन नहीं, लेबर पीरियड सेपरेट निकालना है, ओवरहेड पीरियड सेपरेट निकालना है। तो इधर ऊपर क्या किया था आपने, लेबर प्लस ओवरहेड किया था, अब सिर्फ लेबर डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर इनटू 360 कर लो। ओवरहेड पीरियड निकालना तो कैसे निकालेंगे, ओवरहेड पीरियड कैसे निकालेंगे, ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इनटू 360, क्या ख्याल है, ये रेशियो सिंपल है ना, ये ब्लू वाला तो सिंपल है ना, इसमें तो मसला नहीं है। औखा क्या है, ये काम इंटू 50% भी करेंगे क्योंकि 50% यूज हुआ जी। सो अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो कि आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करनी है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करनी है, तो दिस मीन आपको क्या चाहिए, करंट एसेट्स चाहिए माइनस करंट लायबिलिटी चाहिए, कौन कौन सी जो जो क्वेश्चन में गिवन है। अगर तो सीधी सीधी फिगर दी गई हैं तो ठीक है, अगर सीधी सीधी फिगर नहीं दी गई, आपको दिए गए हैं पीरियड्स, डेज में डाटा दिया गया, तो फिर सीधी सीधी फिगर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेशियोज को उल्टा के सीधी सीधी फिगर निकालना पड़ेगी, और वो निकाल के हम क्या करेंगे, उसमें पुट करेंगे तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आ जाएगी। ये बात समझ आती है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकल आएगी। क्वेश्चन, हाँ, अगर तो उसी से आगे निकाल रहे हैं, मीन हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्जन कॉस्ट पीरियड को यूज़ करते हुए निकाल रहे हैं, तो फिर 50% करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर डाटा यूज़ कर रहे हैं फिर इंटू 50% भी करेंगे जी। थोड़ा सा आगे चलें, ये ब्लू वाली रेशियोज मैं मिटा दूँ, कोई मसला तो नहीं है इनमें। चलिए एक टॉपिक कवर करने जा रहे हैं हम, कैश ऑपरेटिंग साइकिल। जिसको वर्किंग कैपिटल साइकिल का नाम भी दिया जाता है,
या बिजनेस साइकिल का नाम भी दिया जाता है। वर्किंग कैपिटल साइकिल, कैश ऑपरेटिंग साइकिल या बिजनेस साइकिल क्या है? कल हमने एक गारमेंट्स की फैक्ट्री स्टार्ट की थी। स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? कोई कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर भी चाहिए, साथ हमें पैसा चाहिए वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए भी। ठीक हो गया। कंपनी हमने स्टार्ट की और हमने कहा जी कि हमारा जो है रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड जो है, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड जो है वो है सपोज 8 डेज, मीन 8 दिन तक हमें क्या करना पड़ता है? रॉ मटेरियल को होल्ड करना पड़ता है। ठीक हो गया। उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है? हमें जी जो हमारा वर्क इन प्रोसेस होल्डिंग पीरियड है वो है सपोज 10 डेज, मीन 10 दिन हमें वर्किंग प्रोसेस भी अपने पास होल्ड करना पड़ता है। फिनिश गुड इन्वेंट्री पीरियड हमारा जो है वो है सपोज 14 डेज, मीन 14 दिन हमें इन्वेंट्री भी होल्ड करना पड़ती है। क्या ख्याल है? हम कस्टमर को इसके बाद चीज़ें सेल करते हैं, क्या ख्याल है? तो आगे क्या आएंगे? हमारे डेटा डेज, और वो डेटा डेज है हमारे सपोज कितने? 18 दिन। मीन हमें रॉ मटेरियल 8 दिन होल्ड करना पड़ता है, वर्किंग प्रोसेस 10 दिन होल्ड करना पड़ता है, फिनिश गुड इन्वेंट्री 14 डेज होल्ड करना पड़ती है, और डाटा डेज हमारे कितने हैं? 18 दिन। मीन हमारा जो पैसा है वो बिजनेस में वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट होने से लेकर रिकवर होने तक का जो टाइम पीरियड है, इसे हम नाम देते हैं कैश ऑपरेटिंग साइकिल या वर्किंग कैपिटल साइकिल। कितने दिन बने? 18, 18, 36 और 14, 50 दिन। मीन ये 50 डेज के हैं हमारे कैश ऑपरेटिंग साइकिल है। मीन रॉ मटेरियल परचेज करने से लेकर कस्टमर से पैसा रिकवर होने तक का जो टाइम पीरियड है, इसे हम क्या नाम देते हैं? कैश ऑपरेटिंग साइकिल या वर्किंग कैपिटल साइकिल। रॉ मटेरियल परचेज करने से लेकर कस्टमर से रिकवरी तक का जो टाइम पीरियड है, उसे हम क्या नाम देते हैं? कैश ऑपरेटिंग साइकिल। क्यों? ये सारे वो दिन हैं जहाँ पे रॉ मटेरियल परचेज करने से लेकर कस्टमर से रिकवरी तक हमें टाइम लगता है। नहीं सर, इतना नहीं है। क्यों? आप क्रेडिटर से भी तो उधार पे माल लेते हो, तो वो भी तो आपको कुछ दिन अलाउ करता है। तो वो कितने दिन अलाउ करता है? क्या कहला है? सारा तो नहीं है। सपोज क्रेडिटर डेज हैं आपके कितने? 16 दिन। ये क्या है? क्रेडिटर डेज। तो आपका कैश ऑपरेटिंग साइकिल सर कितना बना? 34 डेज। तो क्या हम कहेंगे कि रॉ मटेरियल परचेज करने से लेकर कस्टमर से कैश रिकवर करने तक का टाइम पीरियड? नहीं, रॉ मटेरियल की परचेजेस की पेमेंट से लेकर कस्टमर से कैश रिकवर करने तक का जो टाइम पीरियड है, उसे हम क्या नाम देंगे? कैश ऑपरेटिंग साइकिल। क्यों? ये जो 16 डेज हैं, ये कहाँ पे आ रहे होंगे? यहाँ पे करके आ रहे होंगे ना। ये दोनों को मिलाएं तो 18 बनता है, जिस मीन यहाँ पे करके आ रहे होंगे। क्या कहला? और 2 दिन यहाँ से मिलाओ, बाकी 14 कितने हो गए? 16 प्लस 18 मिलाओ तो कितना बनता है? 34 डेज। तो हम क्या कहेंगे? कैश ऑपरेटिंग साइकिल क्या है? सप्लायर को रॉ मटेरियल की परचेजेस करने, पेमेंट करने से लेकर, सप्लायर को रॉ मटेरियल की पेमेंट करने से लेकर कस्टमर से कैश रिकवर करने का जो टाइम पीरियड है, इसे हम क्या नाम देंगे? वर्किंग कैपिटल साइकिल का। हाँ, अगर आप उधार पे माल नहीं लेते तो फिर वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या है? रॉ मटेरियल परचेज करने से लेकर कस्टमर से रिकवरी तक का टाइम पीरियड। नहीं, अगर आप रॉ मटेरियल उधार पे लेते हो तो फिर वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या है? सप्लायर पेमेंट से लेकर कस्टमर से कैश रिकवर करने तक का जो टाइम पीरियड है। और वो कितना बन रहा है? सप्लायर को पेमेंट आपने यहाँ पे की, क्या कहला है? तो यहाँ से ऑनवर्ड अगर कैलकुलेट करो कितना बना? 34 डेज। क्या कहला? दिस मीन अगर हमने कैश ऑपरेटिंग साइकिल निकालना है तो कैसे निकालेंगे? रॉ मटेरियल
होल्डिंग पीरियड कितना है 8 डेज, वर्क इन प्रोसेस पीरियड कितना है 10 डेज, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री पीरियड कितना है 14 डेज, डेटर डेज कितने हैं 18, लेस क्या करेंगे क्रेडिटर डेज कितने हैं 16। तो हमारे पास ये जो 34 आया है ये क्या है कैश ऑपरेटिंग साइकिल या वर्किंग कैपिटल साइकिल। क्या ख्याल है? इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हम यूँ भी कह सकते हैं, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो तीनों तरह की इन्वेंट्री लोगे। अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है तो हम क्या कहेंगे इन्वेंट्री डेज प्लस डेटर डेज माइनस क्या क्रेडिटर डेज लेस क्रेडिटर डेज। तुम्हारे पास क्या आ जाएगा वर्किंग कैपिटल साइकिल मीन कैश ऑपरेटिंग साइकिल। क्या ख्याल है? कैश ऑपरेटिंग साइकिल क्या है इन्वेंट्री डेज प्लस डेटर डेज माइनस क्रेडिटर डेज। हाँ, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो इन्वेंट्री के तीनों तरह के लो, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड भी ले लो, वर्किंग प्रोसेस पीरियड भी ले लो, फिनिश गुड इन्वेंट्री डेज भी ले लो, डेटर डेज भी ले लो और साथ क्या करो क्रेडिटर डेज माइनस कर दो। मीन ये तीनों क्या है इन्वेंट्री डेज। दिस मीन अगर तो हमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालनी है तो हमें क्या चाहिए करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। कहाँ से? क्वेश्चन के डाटा से। अगर उसने आपको रेशियोज दी हुई हैं तो आप रेशियो से ये फिगर निकालोगे, और अगर रिक्वायरमेंट है नहीं आपको वर्किंग कैपिटल साइकिल कैलकुलेट करना है, फिर आपको करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज नहीं चाहिए, फिर आपको क्या चाहिए पीरियड चाहिए। तो क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, अगर तो पीरियड्स दिए गए हैं तो एज इट इज़, अगर नहीं दिए गए तो रेशियो से पीरियड निकाल लेंगे। रेशियो से पीरियड कैसे निकालते हैं वो रेशियोज हमने देख ली। ये बात समझ आती है? इन दो तरह के क्वेश्चन होंगे वर्किंग कैपिटल के, या तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करनी है तो क्वेश्चन के डाटा से जितने भी पॉसिबल करंट एसेट्स हैं और पॉसिबल करंट लायबिलिटीज़, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आ गई। डाटा सीधा सीधा पुट कर लो, लेकिन एग्जामिनर सीधा सीधा देंगे नहीं, रेशियोज देंगे आपको, तब तो रेशियो से आपको ये फिगर्स निकालना पड़ेंगी। रिक्वायरमेंट है नहीं, आपने वर्किंग कैपिटल साइकिल कैलकुलेट करना है। नहीं, रिक्वायरमेंट है कि आप बताएं सप्लायर को पेमेंट करने से लेकर कस्टमर तक से रिकवरी तक का जो टाइम पीरियड है ये आपको कैलकुलेट करना है। इसका मतलब भी क्या है वर्किंग कैपिटल साइकिल कैलकुलेट करना है। और उसके लिए हमें क्या चाहिए रेशियोज, डेज, कौन से इन्वेंट्री, डेटर, क्रेडिटर। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो इन्वेंट्री में तीनों तरह की इन्वेंट्री। क्या ख्याल है? ये बात समझ आती? हाँ, बात समझ आती। एक क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को दिया था, क्वेश्चन नंबर 1 दिया था आप लोगों को, उसको छोड़ के पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वर्क आउट लेंथ ऑफ कैश ऑपरेटिंग साइकिल फॉर बोथ द ईयर। दोनों सालों का, कौन से 2 साल हैं 2019 और 2020, आपको क्या करना है कैश ऑपरेटिंग साइकिल निकालना है। कैश ऑपरेटिंग साइकिल बोले तो रेशियोज निकालनी है पहले, इन्वेंट्री डेज, डेटर डेज, क्रेडिटर डेज। क्या डाटा है हमारे पास? सेल गिवन है, कॉस्ट ऑफ सेल गिवन है, परचेजेस गिवन है, अकाउंट रिसीवेबल गिवन है, अकाउंट पेबल क्रेडिटर गिवन है, रॉ मटेरियल गिवन है, वर्क इन प्रोसेस गिवन है, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री गिवन है। क्या ख्याल है? तो डेटर डेज निकाले जा सकते हैं 2019 के लिए। एवरेज तो नहीं ना निकल सकती 19 में, क्योंकि प्रीवियस कुछ नहीं है। क्या ख्याल है? प्रीवियस कुछ नहीं है, या फिर भी एवरेज निकल सकती है 0 प्लस दिस अमाउंट डिवाइडेड बाय 2।
नहीं, जब है ही नहीं तो हम क्या ज़ीरो नहीं एज्यूम कर सकते, क्यों? पिछला डाटा है तो यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम फिगर ही ले लेंगे। तो डेटर डेज निकल आएंगे इससे, क्रेडिटर डेज भी निकल आएंगे, इन्वेंट्री डेज, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड निकल सकता है, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री निकल सकती है। सर कैसे वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री निकलेगी? हमारे पास तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड नहीं है। तो फार्मूला हमने देखा था प्रीवियस क्लास में, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकल सकती है अगर हमारे पास फिनिश गुड का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हो और साथ क्या हो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो, तो वो भी निकाली जा सकती है। क्या ख्याल है? तो तीनों तरह की इन्वेंट्री डेज निकल आएंगे, डेटर डेज भी निकल आएंगे, क्रेडिटर डेज भी निकल आएंगे, 2019 का वर्किंग कैपिटल साइकिल निकल आएगा। अब 2020 के लिए हमें एवरेज चाहिए तो उसमें हमारे पास एवरेज डेटर भी आ जाएगा डेटर डेज के लिए, एवरेज क्रेडिटर भी है क्रेडिटर डेज के लिए, एवरेज रॉ मटेरियल भी है रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड के लिए, एवरेज वर्किंग प्रोसेस भी है वर्किंग प्रोसेस पीरियड निकालने के लिए, और फिनिश गुड्स भी एवरेज निकल आएगा फिनिश गुड्स पीरियड निकालने के लिए। गुड लक एवरीबॉडी, ट्राई करें प्लीज़। रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड 2019 का और वर्किंग प्रोसेस पीरियड 2019 का सिर्फ मुझे पहले ये निकाल दो, क्योंकि बाकी तो सीधे सीधे हैं, पहले ये दो निकाल दो। रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड और वर्किंग प्रोसेस पीरियड निकाल के दो मुझे 2019 का। रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड का फार्मूला क्या था सर? रॉ मटेरियल डिवाइड बाय मटेरियल परचेज। परचेजेस हैं आपके पास? परचेजेस हैं आपके पास? यस हैं इंटू 360 कर देंगे। क्या ख्याल है? वर्किंग प्रोसेस पीरियड, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ सेल साथ ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फिनिश गुड। तो क्या आपके पास ओपनिंग बैलेंस ऑफ फिनिश गुड है 2019 में? तो फिर क्या फार्मूला से जाओगे या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को ही आप यूज करोगे? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को ही यूज करोगे। क्यों? क्लोजिंग फिनिश गुड्स तो है, ओपनिंग नहीं है। जब वो हो तो फार्मूला अप्लाई करोगे ना, अपनी तरफ से जीरो नहीं एज्यूम कर सकते। क्या ख्याल है? तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को ही ले लोगे। फिनिश गुड इन्वेंट्री पीरियड फिनिश गुड डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल इंटू 100। डेटर पीरियड भी निकल आएगा, क्रेडिटर भी निकल आएगा, ऑपरेटिंग साइकिल निकल आएगा नेक्स्ट ईयर का। उसमें एवरेज डेटर निकाले जा सकते हैं डेटर डेज के लिए, एवरेज क्रेडिटर निकाले जा सकते हैं क्रेडिटर डेज के लिए, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड के लिए एवरेज रॉ मटेरियल भी निकाला जा सकता है। क्या ख्याल है? वर्किंग प्रोसेस के लिए एवरेज वर्किंग प्रोसेस भी है और वहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर निकाला जा सकता है। क्यों? ओपनिंग फिनिश गुड्स भी आपके पास, क्लोजिंग फिनिश गुड्स भी है। क्या ख्याल है? और फिनिश गुड्स पीरियड भी निकाला जा सकता है। ये 2020 का करवा दूं मैं। इन इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यूं एक चार्ट बना लेंगे। इधर रेशो दे दो, इधर 2019 दे दो और इधर 2020 दे दो। मीन इधर रेशोज़ का फार्मूला लिख दो, इधर 2019 का डाटा दे दो और इधर 2020 का डाटा दे दो। क्या कहला है? सो सबसे पहले हमें क्या चाहिए जी? रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड। जो हमें पता है इक्वल है किस चीज़ के? एवरेज रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय मटेरियल परचेज्ड इनटू 360।
डेज दिए हैं उसने, डेज स्पेसिफाई किए हैं उसने, 360 डेज। तो एवरी रॉ मटेरियल तो नहीं है। 2019 में हम क्या यूज़ करेंगे, रॉ मटेरियल कितना 49,000 डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल परचेज 196,000 इंटू 360 करेंगे, तुम्हारे पास 98, 90 डेज़ में हमारे पास जो है वो आंसर आ गया। क्या कह रहा है? उसके बाद क्या करेंगे, वर्किंग प्रोसेस पीरियड, और वो निकाला जाता है कैसे, एवरेज वर्किंग प्रोसेस डिवाइडेड बाय व्हाट, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इंटू 360। मीन फार्मूला वही यूज़ करो, आगे फिगर में बेशक सोल्ड वाला यूज़ कर लेना। क्या कह रहा है? तो कितनी है वर्किंग प्रोसेस इन्वेंट्री आपके पास 2019 की, कितना 24500 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है हमारे पास कितनी 294,000 इंटू करेंगे 360, तो आपके पास आ 30 डेज़। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, फिनिश गुड्स पीरियड, उसका फार्मूला लिखेंगे, डेटर डेज, उसका फार्मूला लिखेंगे, क्रेडिटर डेज, उसका फार्मूला लिखेंगे, और नीचे हम यूँ एक लाइन लगा के क्या करेंगे, दे देंगे क्या, वर्किंग कैपिटल साइकिल जो उसकी रिक्वायरमेंट है। इधर एक फिगर आ जाएगी और फिर इधर फिगर आ जाएगी। क्या कहना, 2020 का ज़रा मुझे बताइएगा कैसे निकालेंगे एवरेज। प्रीवियस हमारे पास 49,000 है, करंट कितने हैं 84,000। इसको ब्रैकेट में लिख के डिवाइड बाय 2, ये हमारा नॉमिनेटर आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, मटेरियल परचेज कितना, करंट का यूज़ करना है, प्रीवियस नहीं, कितना 238,000 इंटू 360 करेंगे, तुम्हारे पास ये डेज आ जाएंगे। मीन 2020 की कैलकुलेशन में एवरेज यूज़ करेंगे, क्यों, एवरेज वहाँ पे निकल सकती है। क्या कह रहा है? उस तरह से वर्किंग प्रोसेस में जब हम जाएंगे तो क्या करेंगे, 245,000 प्रीवियस है, करंट कितना है वर्किंग प्रोसेस 42,000, 240 24,500 है, और अगला कितना है 42,000 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 2, जिससे एवरेज आएगी, और डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हमने यूज़ करना है। तो उसके लिए कॉस्ट ऑफ सेल करंट कितनी है मुझे बताइएगा ज़रा, कितना 200, उसमें ऐड करेंगे क्या, ओपनिंग या क्लोजिंग, क्लोजिंग ऐड करेंगे और ओपनिंग माइनस करेंगे। तो क्लोजिंग मीन 2020 का फिनिश गुड्स इन्वेंट्री कितनी है 60200, माइनस करेंगे ओपनिंग मीन प्रीवियस फिनिश गुड इन्वेंट्री कितनी थी, कितना 56,000। तो यूं इंटू 360 करेंगे, तुम्हारे पास ये डेज आएंगे। ये दो की कैलकुलेशन थी, बाकी आप डेटर डेज एवरेज, क्रेडिटर डेज एवरेज निकाल लोगे, फिनिश गुड इन्वेंट्री एवरेज निकाल लोगे, कि उसमें तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ही यूज़ होना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रहा हूं, और साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, 3 साल है, क्या कहना है, मीन ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 तीनों का वर्किंग कैपिटल साइकिल निकालना है। और डाटा देखोगे तो सेम ऐसा ही है, रॉ मटेरियल है, वर्किंग प्रोसेस है, फिनिश गुड है, परचेज है, कॉस्ट ऑफ सेल है, सेल्स है, ट्रेड रिसीवर्स हैं, ट्रेड पेबल्स हैं। कैपिटल क्या था, वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज वर्किंग कैपिटल हम बोलते हैं। और मैनेज करना ज़रूरी है बिजनेस के लिए, क्योंकि अगर मैनेज नहीं हुआ तो आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी मैनेज नहीं होती, क्यों, प्रॉफिटेबिलिटी भी डिपेंड कर रही है लिक्विडिटी के ऊपर, और लिक्विडिटी मैनेज होगी वर्किंग कैपिटल के थ्रू। और मैनेज करने के लिए हमें क्या करना है, एग्जैक्ट अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालनी है। क्यों, वो एग्जैक्ट हमने नहीं निकाली तो हम या तो वर्किंग कैपिटल में बहुत ज़्यादा पैसा लेके चल रहे होंगे जिससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट होगी, या बहुत कम लेके चल रहे होंगे जिससे लिक्विडिटी प्रॉब्लम की सूरत में हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट होगी। तो इसलिए वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को बैलेंस चलाने के लिए हमें क्या करना है, अपनी एग्जैक्ट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालनी है। ठीक हो गया।
ना सिर्फ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालनी है, हमें अपना वर्किंग कैपिटल साइकिल भी कैलकुलेट करना है और देखना है उस साइकिल को जितना भी हम रिड्यूस कर सकें उतना अच्छा है, या जितना एक्सटेंड कर सकें उतना अच्छा है, रिड्यूस कर सकें उतना अच्छा है। क्या था वर्किंग कैपिटल साइकिल? वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या था? वो ड्यूरेशन जिसमें रॉ मटेरियल परचेज करने से लेकर कस्टमर से पेमेंट रिसीव करने तक का जो टाइम पीरियड हमारा वर्किंग कैपिटल साइकिल है, या सप्लायर को रॉ मटेरियल की पेमेंट करने से लेकर कस्टमर से कैश रिसीव करने तक का जो टाइम पीरियड है, ये क्या हमारा वर्किंग कैपिटल साइकिल है। अगर उधार पे परचेज हैं तो सप्लायर को रॉ मटेरियल की परचेज करने से लेकर कस्टमर से पेमेंट रिकवर करने तक का टाइम पीरियड। अगर उधार पे परचेज नहीं है तो रॉ मटेरियल परचेज करने से लेकर कस्टमर से पेमेंट रिसीव करने तक का टाइम पीरियड क्या है? वर्किंग कैपिटल साइकिल। जितना कम हो उतना अच्छा है। अब वो कम कैसे किया जा सकता है? जब हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारा रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड कितना है, वर्क इन प्रोसेस पीरियड कितना है, फिनिश गुड्स पीरियड कितना है, डेटर डेज कितने हैं, क्रेडिटर डेज कितने हैं, और इसको देख के कम कर सकते हैं कि आइदर इसमें कोई एक दिन बचाया जा सकता है होल्डिंग पीरियड में, वर्किंग प्रोसेस में कोई एक दिन बचाया जा सकता है, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री पीरियड में कोई एक दिन बचाया जा सकता है, डेटर से कुछ बचाया जा सकता है, या क्रेडिटर को एक्सटेंड किया जा सकता है। तो इससे क्या होगा? हमारा वर्किंग कैपिटल साइकिल कम होगा। जितना कम होगा उतना बिजनेस की लिक्विडिटी को इंप्रूव करने में क्या करेगा? हेल्प देगा। कुछ क्वेश्चन हमने करना शुरू किए थे। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ अगर हम आए, क्वेश्चन नंबर 1 रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन नंबर 1 की। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन अबव डिटरमाइन द नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी फॉर द करंट ईयर। तो नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आपने निकालनी है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट किसके इक्वल होती है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो देखना इसके अंदर क्या क्या करंट एसेट्स गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालनी है। क्वेश्चन में आगे, नेस्ले लिमिटेड हैज एन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 250,000 टन्स ऑफ सीमेंट पर एनम। तो कंपनी की मैक्सिमम कैपेसिटी है 250,000 टन सीमेंट मीन मटेरियल बनाने की। इट्स प्रेजेंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज 80%, लेकिन उसमें से कितना यूटिलाइज हो रहा है? 80%। द कंपनी प्रोड्यूसेस सीमेंट इन बैग्स ऑफ 100 kg ईच, और कंपनी जो है वो 100 kg ईच के सीमेंट के बैग बनाती है। कॉस्ट स्ट्रक्चर पर बैग ऑफ सीमेंट एज एस्टिमेटेड बाय द मैनेजमेंट इज गिवन बिलो। तो मैक्सिमम कैपेसिटी इतनी है, यूटिलाइज कैपेसिटी कितनी है निकाली जा सकती है। क्या करें, क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम यूटिलाइज कैपेसिटी देख लेंगे। $250,000 इंटू 80% कितना बन गया? 200,000 टन्स। 200,000 टन्स मीन टन्स में ये बना रही है, और हम बनाते हैं बैग सीमेंट के, और एक बैग में कितने होता है? 100 kg। तो टन्स को पहले हम kg में कन्वर्ट करेंगे, और एक टन में 1000 kg होता है। ऐसी बात है, एक टन में 1000 kg होता है। तो क्या करेंगे हम? 200,000 जो है इसको पहले 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो kg में कन्वर्ट हो गया। क्या कह रहा है? और डिवाइड बाय 100 कर देंगे तो बैग्स बन जाएंगे, बोरियां बन जाएंगी। क्या कह रहा है? तो डिवाइड बाय क्या कर दो? 100 कर दो तो कितना आ गया? 2 मिलियन। क्या कह रहा है? 2 मिलियन क्या आ गया? केजीज या बैग? बैग 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 बैग। क्या कह रहा है? ये टन था, उसको 1000 से मल्टीप्लाई किया तो केजीज में आ गया। अब एक बैग में 100 kg होता है, तो क्या किया? डिवाइड बाय 100 किया तो हमारे पास क्या आ गया? बैग्स आ गए। कि इतने कंपनी जो है वो बैग्स क्या करती है? 2 मिलियन प्रोड्यूस करती है। कंपनी कितनी इन्वेंट्री अपनी प्रोड्यूस करती है? 2 मिलियन kg। बात ठीक समझ आती है बात? द कॉस्ट स्ट्रक्चर पर बैग ऑफ सीमेंट, एक बैग सीमेंट में का कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है? एज एस्टिमेटेड बाय द मैनेजमेंट इज गिवन बिलो। लाइमस्टोन
ये क्या होता है? चूना। कहाँ से निकलता है? किसी रॉक से, किसी पत्थर को तोड़ के जो सीमेंट के अंदर यूज किया जाता है, मीन उसका मटेरियल है, ये रॉ मटेरियल है सीमेंट बनाने का। अदर रॉ मटेरियल 150 का लगेगा, पैकिंग मटेरियल 60 का लगेगा, लाइक बोरियों को पैक करना आपने। डायरेक्ट लेबर उस पर 180 की लगेगी, फ्यूल उस पर 300 का लगेगा। ये फ्यूल क्या है? ओवरहेड। ओवरहेड ना, क्या कहला? ऊपर मटेरियल 3 दिए गए हैं, लेबर दी गई और ओवरहेड दिया गया। फैक्ट्री ओवरहेड इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ऑफ ₹60, टोटल 180 है, तो एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन कितनी बनेगी? 120। सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 120 के हैं, सेलिंग ओवरहेड 150 के हैं, टोटल कॉस्ट 1230 आ रही है। प्रॉफिट मार्जिन 270 है, सेलिंग प्राइस आ गई कितनी? 1500। सेलिंग प्राइस कितनी आ गई? 1500। एड गवर्नमेंट लिवीज, लिवीज क्या बोलते हैं? टैक्स को। 20% ऑफ सेलिंग प्राइस 300, तो इनवाइस प्राइस टू कस्टमर कितनी है? 1800। तो इसमें अगर कंपनी की सेल निकाली हम वो निकाल सकते हैं। क्या फर्क है? सेल सेलिंग प्राइस के अकॉर्डिंग निकालोगे या इनवाइस प्राइस के अकॉर्डिंग? इनवाइस प्राइस के अकॉर्डिंग। 1800 इंटू 2 मिलियन करेंगे तुम्हारे पास 360 मिलियन सेल आ जाएगी। क्या अगर निकालनी पड़ी तो हम निकाल सकते हैं। यहाँ तक बात समझ आती? हमें क्या चाहिए इस क्वेश्चन से सर? हमें क्या चाहिए? हमें करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज चाहिए। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज चाहिए। और ये जो हमें दी गई है, ये कॉस्ट स्ट्रक्चर दिया गया है कि एक यूनिट बनाने में किस किस चीज़ की कितनी कितनी कॉस्ट इंक्लूड है। ठीक हो गया? फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज आल्सो अवेलेबल। Desired holding period of various material is limestone 1 month, other raw material 3 months, fuel 2.5 months, packing material 1.5 months। रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड दिए गए हैं। क्या ख्याल है? तो हम यहां से कोई रॉ मटेरियल निकाल सकते हैं, होल्डिंग पीरियड अगर दिया हो, और साथ में क्या चाहिए? मटेरियल कंज्यूम भी चाहिए। मटेरियल कंज्यूम कितना हो रहा है वो उसने बता दिया कि एक यूनिट में इतना कंज्यूम हो रहा है, इतना 2 मिलियन करेंगे तुम्हारे पास टोटल मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। पीरियड हमारे पास दिया गया, तो यहाँ से हम रॉ मटेरियल इन्वेंट्री निकाल सकते हैं। क्या ख्याल है? निकाली जा सकती है। आइए पहले हम वर्किंग करते हैं क्या रॉ मटेरियल इन्वेंट्री निकालने की। वर्किंग वाली 4 तरह के रॉ मटेरियल दिए गए ना, क्यों? होल्डिंग पीरियड हमें 4 के दिए गए। अब फ्यूल बेसिकली तो होता है ओवरहेड, लेकिन यहाँ पे उसने होल्डिंग पीरियड बता दिया। दिस मीन हम क्या करते हैं? उसे बाय करके स्टोर करते हैं, तो होल्डिंग पीरियड के अकॉर्डिंगली हम उसे रॉ मटेरियल इन्वेंट्री में इंक्लूड करेंगे। हाँ, जब यूज होगा तो फिर एज ए ओवरहेड यूज करेंगे, ठीक है, लेकिन एज ए होल्डिंग मटेरियल अगर देखा जाए तो उसे हम क्या करेंगे? एज ए रॉ मटेरियल ही इंक्लूड करेंगे। 4 तरह के हमारे पास जो है वो रॉ मटेरियल दिए गए हैं। लाइमस्टोन, और लाइमस्टोन को देखा जाए तो कितना पर यूनिट उसका मटेरियल कंज्यूम्ड है? 90 का। क्या कहला है? 90 का। हाँ, तो क्या करेंगे हम? 2 मिलियन इंटू 90, जिससे हमारे पास टोटल मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। क्या कहला है? इंटू क्या करेंगे? होल्डिंग पीरियड कितना दिया गया? 1 मंथ डिवाइड बाय 360 करेंगे, 12 करेंगे। 12 करेंगे तो हमारे पास रॉ मटेरियल लाइमस्टोन का आ जाएगा कितना? 15 मिलियन। फिर क्या है हमारे पास? अदर 2 मिलियन कितनी कॉस्ट है? 150। होल्डिंग पीरियड कितना है? 3 मंथ्स डिवाइड बाय 12 किया कितना? 75 मिलियन। पैकिंग भी है हमारे पास कितना? 2 मिलियन इंटू 60। होल्डिंग पीरियड 0.5 मंथ, 1.5 डिवाइडेड बाय 12 कितना? 15 मिलियन। फ्यूल भी हमारे पास रॉ मटेरियल में, क्यों? हम क्या करते हैं? स्टोर करते हैं लेके, इसलिए होल्डिंग पीरियड उसका दिया गया 2 मिलियन कितने का? 300 का, इंटू कितना टाइम पीरियड है?
2.5 डिवाइडेड बाई 12 किया कितना 125 मिलियन। तो यहाँ से हमारे पास टोटल जो है वो रॉ मटेरियल आ गया कितना 230 मिलियन। एक एसेट हमारे पास आ गया, क्या कह रहा, एक एसेट हमारे पास आ गया कितने से 230 मिलियन से। यहाँ तक की बात समझ आती है? चलिए आगे नेक्स्ट क्या कहता है, वर्क इन प्रोसेस इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली हाफ मंथ्स प्रोडक्शन। इसका क्या मतलब है? वर्क इन प्रोसेस इज इक्वल टू हाफ मंथ्स प्रोडक्शन, इसका मतलब क्या कि हमारे पास डेज दिए गए वर्किंग प्रोसेस के कितने 0.5/12, ठीक हो गया। Assume that full unit of materials are required in the beginning, मीन उसमें मटीरियल जो है वो 100% यूज हो रहा है। अदर कन्वर्जन कॉस्ट आर टू बी टेकन एट 50%, और कन्वर्जन कॉस्ट कितनी यूज हो रही है 50%। हम एज्यूम भी यही करते हैं, लेकिन उसने क्वेश्चन में बता दिया तो हम इसके अकॉर्डिंगली चलेंगे। ना बताया तो फिर भी हम यही एज्यूम करते हैं कि मटीरियल उसमें फुल यूज हो रहा है और बाकी जो है वो कितना हो रहा है हाफ यूज हो रहा है। क्या कह रहा है? अब इसमें हमने क्या करना है, वर्किंग प्रोसेस इन्वेंट्री निकालनी है। वर्किंग प्रोसेस इन्वेंट्री निकालनी है। अब वर्किंग प्रोसेस इन्वेंट्री निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड थे, या तो कंबाइन निकाल लें या रॉ मटेरियल सेपरेट निकाल लें और कन्वर्जन कॉस्ट सेपरेट निकाल लें। अब यहाँ पे क्या कंबाइन निकाल जा सकती है, सेपरेट निकालना पड़ेगी, सेपरेट निकालना पड़ेगी। क्यों? एक 100% यूज हुआ है और एक 50% यूज हुआ है। अब रॉ मटेरियल वर्किंग प्रोसेस के अंदर जो इंक्लूड है वो निकालने के लिए हमारे पास डेज दिए गए हैं। कितने डेज दिए गए हैं सर? 0.5। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो रॉ मटेरियल निकालना पड़ेगा। रॉ मटेरियल कैसे, इसमें क्या क्या यूज होगा? लाइमस्टोन यूज होगा, अदर यूज होगा, पैकिंग यूज होगा। क्या ख्याल है, पैकिंग यूज होगा नहीं होगा? लाइमस्टोन यूज होगा, अदर यूज होगा। फ्यूल को हम ओवरहेड में यूज करेंगे। यहाँ पे उसका होल्डिंग पीरियड में हमने देखा था कि चूंकि होल्ड किया जा रहा है तो इसलिए रॉ मटेरियल निकालते वक्त हमने एज ए मटेरियल यूज किया। लेकिन फ्यूल बेसिकली होता है क्या है, ओवरहेड होता है या मटेरियल होता है? ओवरहेड होता है। सीमेंट बनाने के लिए उसमें फ्यूल डालते होंगे, फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता है, फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन में ही यूज होता है। और फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन में चूंकि यूज होता है तो इसलिए हम इसको एज ए ओवरहेड यूज करेंगे, इसको एज ए मटेरियल नहीं यूज करेंगे। हाँ, चूंकि इसका होल्डिंग पीरियड दिया गया था तो हमने क्या देखा कि शायद वो ला के कंपनी होल्ड करती है, तो इसलिए रॉ मटेरियल में से इंक्लूड कर लिया था। लेकिन जब वर्किंग प्रोसेस की बारी आएगी तब हम उसे एज ए कन्वर्जन कॉस्ट यूज करेंगे, उसे एज ए रॉ मटेरियल यूज नहीं करेंगे। क्या ख्याल है? सो रॉ मटेरियल में क्या क्या यूज करेंगे? लाइमस्टोन यूज करेंगे, अदर रॉ मटेरियल यूज करेंगे, क्या पैकिंग मटेरियल यूज करेंगे? पैकिंग मटेरियल यूज करेंगे वर्किंग प्रोसेस के अंदर। वर्किंग प्रोसेस में क्या पैकिंग मटेरियल को यूज करेंगे? नहीं करना चाहिए। एज ए रॉ मटेरियल तो आपने होल्ड किया था, और जब एज ए रॉ मटेरियल इन्वेंट्री लिया है तो फिर वर्किंग प्रोसेस में क्यों नहीं लेना? एज ए रॉ मटेरियल आपने लिया, कितना रॉ मटेरियल है? उसने क्या बात की कि मटेरियल जो है, assume that full units of materials are required in the beginning. This means जितने भी मटेरियल क्वेश्चन में गिवन है वो सारे के सारे 100% यूज हो रहे हैं इसके अंदर। फ्यूल मटेरियल नहीं है। फिर उसको फ्यूल को भी एज ए मटेरियल लेंगे या एज ए कन्वर्जन लेना चाहिए? मेरे ख्याल से कन्वर्जन लेना चाहिए, फ्यूल मटेरियल नहीं होता। हाँ, चूंकि होल्डिंग पीरियड दिया गया था तो हमने क्या देखा कि उसकी इन्वेंट्री जो है वो आप ला के क्या करते हो, चूंकि स्टोर करते हो। लेकिन जब वो यूज होता है फ्यूल, उसका यूजेज जो है वो हमें एज ए कन्वर्जन कॉस्ट लेते हैं, एज ए मटेरियल नहीं लेते। क्या कहला है? क्यों? फ्यूल क्या है? पेट्रोल है। पेट्रोल क्या होगा?
ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ होगा। मटेरियल वो चीज़ है जो उस चीज़ के अंदर नज़र आ गई, ये उस चीज़ के अंदर नज़र नहीं आएगी। अब चूंकि उसे ला के आप होल्ड करते हो तो इसलिए रॉ मटेरियल में तो आपने उसे इंक्लूड किया, लेकिन जब उसके यूजेज की तरफ जाओगे तो फिर यूजेज में आपने क्या करना है, उसे एज ए मटेरियल नहीं, एज ए कन्वर्जन कॉस्ट लेना है। और मटेरियल्स हमें सारे के सारे ही यहाँ पे लेना पड़ेंगे, किसी एक मटेरियल को हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि जो रॉ मटेरियल हमारे पास पड़ा है वो आगे वर्किंग प्रोसेस में जाना ही जाना है। अगर आप ये कहो कि यहाँ पे हम पैकिंग मटेरियल को नहीं लेंगे वर्किंग प्रोसेस में, तो फिर फिनिश गुड्स में भी वो नहीं जाएगा। रॉ मटेरियल है तो वर्किंग प्रोसेस में भी वो जाएगा, वर्किंग प्रोसेस से ही आगे वो फिनिश गुड्स में भी जाएगा। किसी एक जगह से आप उसे एक्सक्लूड नहीं कर सकते, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों रॉ मटेरियल लेना पड़ेंगे। फ्यूल को हमें एज ए ओवरहेड लेना पड़ेगा। क्या ख्याल है? तीनों रॉ मटेरियल लेना पड़ेंगे और फ्यूल को एज ए ओवरहेड लेना पड़ेगा। अब यहां से हमें क्या निकालना है, बेसिकली वर्किंग प्रोसेस के दो कंपोनेंट्स निकालने हैं। तो वर्किंग 2 हम करने जा रहे हैं किस चीज की, वर्किंग प्रोसेस की, और उसमें हम रॉ मटेरियल जो है वो सेपरेट निकालने जा रहे हैं। कौन सा, वर्किंग प्रोसेस वाला रॉ मटेरियल, और कन्वर्जन कॉस्ट हम जो है वो सेपरेट निकालने जा रहे हैं। और हमारे पास होल्डिंग पीरियड दिया गया। वर्किंग प्रोसेस रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड कैसे निकाला था हमने? वर्किंग प्रोसेस रॉ मटेरियल डिवाइड बाय मटेरियल कंज्यूम्ड इनटू, हमने 360 किया था तो पीरियड आया था। अब हमारे पास अगर पीरियड है तो क्या करेंगे, मटेरियल कंज्यूम्ड इनटू डेज डिवाइडेड बाय 360 करेंगे तो हमारे पास वर्किंग प्रोसेस रॉ मटेरियल आ जाएगा। क्या कहला है? अब मटेरियल कंज्यूम्ड हमें पहले निकालना पड़ेगा, वो कैसे निकालेंगे, 2 मिलियन है इंटू लाइमस्टोन 90 का प्लस 150 अदर मटेरियल, और वो कितना है 60 हमारे पास पैकिंग मटेरियल। ये क्या आ गया, मटेरियल कंज्यूम्ड इनटू क्या करेंगे, डेज कितने हैं 0.5, हाफ मंथ के लिए उसने कहा जी हमारे पास वर्किंग प्रोसेस जो है वो अवेलेबल होता है, इसका टाइम पीरियड कितना है 0.5, डिवाइड बाय क्या करेंगे 12 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्किंग प्रोसेस रॉ मटेरियल आ जाएगा। बताइएगा कितना, 25 मिलियन। यहां तक बात समझ आती हो? अब हमें निकालनी है क्या, कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट निकालनी है, तो कन्वर्जन कॉस्ट डेज अगर निकाले होंगे तो वो कैसे निकाले होंगे, कन्वर्जन कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इनटू 360 किया होगा। तब हमें क्या चाहिए, अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे कन्वर्जन कॉस्ट निकाली जा सकती है कैसे, 300 का फ्यूल है, 180 की लेबर है, फैक्ट्री ओवरहेड को भी यूज करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड को भी यूज करेंगे, कितना 120 यूज करेंगे। क्या ख्याल है, इंटू 2 मिलियन करेंगे तो हमारे पास टोटल कन्वर्जन कॉस्ट आ जाएगी। इंटू क्या करेंगे, डेज करेंगे, डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो हमारे पास कन्वर्जन कॉस्ट आ जाएगी। इंटू 50% भी करेंगे, एग्जैक्टली इंटू 50% भी करेंगे। सो कैसे हम निकालेंगे ये, 2 मिलियन इंटू कितने का फ्यूल, 300 का प्लस 180 और प्लस 180 माइनस 60 कितना बनता है 120 इंटू 0.05 डिवाइडेड बाई 12, और क्या करेंगे इंटू 50% भी कर देंगे। तो मुझे ज़रा वैल्यू दे दें कितनी बनती है, 25 मिलियन। क्या करें 25 मिलियन, तो मिला के ये वर्किंग प्रोसेस इन्वेंट्री हमारी कितनी बन गई 50 मिलियन। ये इस क्वेश्चन में एक औखी चीज थी कि होल्डिंग पीरियड निकालते वक्त तो हम फ्यूल को एज ए रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, लेकिन वर्किंग प्रोसेस में हम जो है वो फ्यूल को एज ए ओवरहेड यूज करेंगे।
क्यों? फ्यूल क्या है? ओवरहेड होता है। अब चूंकि होल्डिंग पीरियड दिया गया था तो मीन वो फ्यूल क्या किया जाता है? ला के स्टोर किया जाता है, और चूंकि स्टोर किया जाता है तो उतनी देर तक वो क्या रहता है? रॉ मटेरियल। लेकिन जब यूज होता है, कंज्यूम होता है, तो फिर एज ए रॉ मटेरियल नहीं, एज ए ओवरहेड यूज होता है। ये बात समझ आती है? जब यूज होता है तो एज ए ओवरहेड यूज होता है, एज ए मटेरियल यूज नहीं होता जी। नेक्स्ट चलें क्या है? फिनिश गुड्स आर इन स्टॉक फॉर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ बिफोर दे आर सोल्ड। फिनिश गुड्स जो है वो हमारे पास स्टोर में रहती है कितनी? 1 महीना। तो डेज दिए गए हैं, तो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री निकाली जा सकती है। फिनिश गुड इन्वेंट्री निकालने के लिए क्या यूज करोगे? लाइमस्टोन 90 का, 150 का अदर, 60 का पैकिंग और 300 का फ्यूल, 180 का उसमें नहीं 120 का फैक्ट्री ओवरहेड यूज करोगे, 120 का और 180 का आप उसमें क्या यूज करोगे? डायरेक्ट लेबर यूज करोगे। यहीं तक सारी बातें आएंगी। एडमिन वाला तो नहीं आएगा, सेलिंग वाला नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन उसमें नहीं आएगी, और होल्डिंग पीरियड हमारे पास 1 मंथ दिया गया। क्या कह रहा है? सो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री की वर्किंग 3 करते हैं। सो फिनिश गुड्स इज इक्वल टू 2 मिलियन इंटू 90 का लाइमस्टोन, 150 का अदर मटेरियल, 60 का पैकिंग मटेरियल, 300 का फ्यूल, 180 की लेबर और 120 डेज कितने? टोटल कितना आया? 150। क्या कह रहा है? 150 मिलियन। नेक्स्ट क्या? डेटर्स आर एक्सटेंडेड क्रेडिट फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। 3 मंथ्स डेटर पीरियड है, डेज हैं आपके पास। सेल से मल्टीप्लाई कर दें रेशियो को, तुम्हारे पास डेटर्स भी आ सकते हैं। क्या ख्याल है? सेल निकाली जा सकती है। सर कितनी सेल? 2 मिलियन इंटू 180, 1800। क्या ख्याल? सो वर्किंग फॉर debtors. So debtors is equal to 2 million into 1800 into हम कर देंगे क्या सर? 3 months डिवाइड बाय 12 कितना आ गया? डेटर्स कितने आए? 900 मिलियन। 900 मिलियन के हमारे पास डेटर्स आ गए। 900 मिलियन है। चेक करने जरा दोबारा से। नेक्स्ट क्या कहता है? Average time lag in payment of wages is approximately half month and that of overhead is 1 month. इसका क्या मतलब है? Average time lags in terms of wages is a half month and overhead 1 month mean accrued expenses, accrued wages, accrued overheads. Accrued wages, accrued overheads. क्या कह रहा है? डेज दिए गए हमारे पास, हाफ मंथ एंड 1 मंथ। क्या कह रहा है? तो क्या करेंगे हम? यहाँ से लेबर हमें निकालना पड़ेगी कि लेबर पेएबल निकालना पड़ेगा? यहाँ से लेबर निकलेगी या लेबर पेएबल निकलेगा? लेबर पेएबल निकलेगा ना। क्या कह रहा है? एक्रूड एक्सपेंस निकलेगा ना। कैसे निकालते थे हम? एक्रूड एक्सपेंस डिवाइड बाय टोटल एक्सपेंस इंटू 360 करते थे। क्या कह रहा है? तो यहाँ से टोटल एक्सपेंस निकाला जा सकता है। कैसे? 2 मिलियन है टोटल, और लेबर यूज कितनी हो रही है? 180 की। इंटू क्या करेंगे? डेज और फ्रैक्शन अप्लाई कर देंगे। सो वर्किंग 5। एक्रूड एक्सपेंसेस जो एज ए लाइबिलिटीज हम यूज करेंगे। सो क्या हम पहले निकाल रहे हैं? वेजिस, एक्रूड वेजिस, और वेजिस में हमारे पास क्या आएगा जी? 2 मिलियन है, 180 की जो है वो लेबर यूज होती है, इंटू 0.5 मंथ डिवाइडेड बाय टोटल मंथ्स इज इक्वल टू 15 मिलियन।
अब हमें निकालने हैं एक्रूड ओवरहेड्स। क्या कहला 2 मिलियन इंटू व्हाट, क्या क्या मल्टीप्लाई करेंगे ओवरहेड से, क्या क्या मल्टीप्लाई करेंगे 120 का हम जो है वो अप्लाई करेंगे एडमिन ओवरहेड, 150 के इसमें सेलिंग ओवरहेड भी आएंगे, और अदर ओवरहेड जो फैक्ट्री के हैं 60 डेप्रिसिएशन निकाल के कितना बनेगा 120 मीन सारे के सारे ओवरहेड्स लेंगे ना टोटल ओवरहेड्स में। क्या कहला 3 तरह के ओवरहेड्स हैं, सेलिंग भी, एडमिन भी और अदर ओवरहेड भी डेप्रिसिएशन को निकाल के। तो 120 प्लस 120 प्लस 150, 120 प्लस 120 प्लस 150, इसको यूं कर दो और यहां से जो फिगर आएगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मंथ है कितना कितना 65 मिलियन। तो ये हमारे पास दो करंट लाइबिलिटीज आ गई। क्या कह रहा है, हमने ओवरहेड नहीं निकालने ना हमने वेजेस निकालनी है, फिर हमें करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज चाहिए। करंट एसेट्स हमारे पूरे हो गए हैं, रॉ मटेरियल भी, वर्किंग प्रोसेस भी, फिनिश गुड्स भी, डेटर्स भी। अब यहां से क्या निकल रही हैं करंट लाइबिलिटीज, एक्रूड वेजेस मीन वेजेस पेएबल, एक्रूड ओवरहेड मीन एक्सपेंसेस पेएबल्स। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्या, the average time lag in payment of government levies is 1 month। तो levies पेएबल या टैक्स पेएबल हमें निकालना है यहां से, एक और लाइबिलिटी। क्या कहना है सो यहीं पे निकाल लें, एक्रूड levies, और ये भी कैसे निकलेंगी 2 मिलियन टोटल है, लेवीज आप जो है वो पर बैग कितना देते हो 300 के 270 कितना 300 इंटू क्या किया हमने 300 किया, और यहाँ से जो अमाउंट आएगी कितना टाइम पीरियड है 1 मंथ बाय 12 कितना आ गया 50 मिलियन। एक और लाइबिलिटी हमें मिल गई, क्या कहलाए एक्रूड टैक्स के नाम से या टैक्स पेएबल के नाम से। जी नेक्स्ट क्या, the credit period extended by supplier for fuel, packing, raw material and other raw material is 1 month, half month, 2 month respectively। ये क्या है, क्रेडिटर्स आप निकालेंगे, क्रेडिटर डेज दिए गए हैं, कैसे क्रेडिटर डेज निकलते थे, क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाय परचेजेस इनटू 360। अब हमारे पास क्रेडिटर्स हमने निकालना है तो वो इक्वल होगा किस चीज़ के, परचेजेस इनटू डेज। परचेजेस क्या हमारे पास गिवन है, निकाली जा सकती हैं क्या, एज्यूम करते हुए कि जितना हम यूज़ कर रहे हैं वो परचेज ही हो रहा था, जितना हम यूज़ कर रहे हैं वो परचेज ही हो रहा था। क्या कह रहे हैं लाइमस्टोन का हम परचेजेस निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं सर, लाइमस्टोन की परचेजेस कैसे निकाली जा सकती हैं 19 इंटू 2 मिलियन कर देंगे। क्या कहना है, उस तरह से दूसरा कौन सा है हमारे पास, अदर है और पैकिंग है, तीनों के क्रेडिटर्स निकालने हैं। चलेंगे हम इधर आगे वर्किंग 6 में, क्रेडिटर्स लाइमस्टोन है हमारे पास, अदर है और पैकिंग है, और ये निकलेगा हमारे पास सर कितना 2 मिलियन इंटू 90 डेज कितने हैं सर 1 मंथ डिवाइडेड बाय 12 कितने 15 मिलियन। अदर को देखें तो ये हमारे पास 150 है इंटू 2 मिलियन, डेज कितने हैं इसके, लाइमस्टोन नहीं है, क्या क्या दिया गया, अच्छा फ्यूल दिया गया है, पैकिंग दिया गया है और अदर दिया गया है। चले फ्यूल ले ले, लाइमस्टोन की जगह पे फ्यूल ले ले, फ्यूल कितना था 300, अब देखिए कितना आया 50,
अदर 150 इंटू उसके डेज कितने हैं, अदर के डेज बताने हैं, पैकिंग के नहीं बताने, उसने शायद तरतीब आगे पीछे की हुई है। अदर के 2 मंथ्स है ना, अदर के 2 मंथ्स हैं, सो 2 डिवाइड बाय 12 कितना, 50 मिलियन। और पैकिंग के देखिएगा कितना है, पैकिंग 2 मिलियन इंटू 60 डेज कितने हैं, 0.5 डिवाइड बाय 12 कितना, 5 मिलियन। तो टोटल कितना आ गया, 105 मिलियन। क्या चला, 105 मिलियन आएगा। और क्या सर, मिनिमम डिजायर्ड कैश बैलेंस इज 15 मिलियन, तो कैश 15 मिलियन का है। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, गुड लक एवरीबॉडी। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, करंट एसेट्स, रॉ मटेरियल, रुपीस इन मिलियन, work in process, finished goods inventory, debtors, cash. Raw material 230 million, work in process 50 million, finished goods 150 million, debtors 900 million, cash कितना, 50, 15, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास टोटल आ जाएगा, उसमें से हम माइनस कर देंगे क्या, करंट लायबिलिटीज, और करंट लायबिलिटीज में हमारे पास क्या है जी, एक्रूड एक्सपेंसेस में एक्रूड वेजेस, accrued overheads, levies payable, creditors, 15 minus 65 minus levies 50 की माइनस और 105 माइनस, सो व्हाट इज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 1110, क्या क्या ला 1110, चले आगे। क्वेश्चन 2 आप लोगों ने कर लिया था मेरे साथ क्लास में, क्वेश्चन 3 का आप लोगों ने मुझे आंसर देना था। नहीं मिटा दो, क्या कह रहा, ये मिटा दो, पक्की बात है। इसका शायद पीछे जो आंसर है वो हम पे भी यही आंसर आ रहा है। हाँ बस ठीक हो गया, फिर तो मिटा दो। क्वेश्चन 2 और 3 का मुझे लग रहा है हमारी बुक में जो आंसर दिया गया है वो थोड़ा सा गलत है, 2 का दिया ही नहीं हुआ। चलो 3 का मिल गया तो 2 तो हम निकाल ही लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में करना क्या था आपको, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको वर्किंग कैपिटल साइकिल जो है वो कैलकुलेट करना है। वर्किंग कैपिटल साइकिल, डेटर डेज, इन्वेंट्री डेज माइनस क्रेडिटर डेज, क्या कह रहा है, इन्वेंट्री तीनों तरह की दी गई है तो होल्डिंग पीरियड भी
वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री भी और फिनिश गुड डेज भी। चलो जी, 3 साल कौन कौन से? ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 है। सो क्या करेंगे हम जी, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम एक लंबा चौड़ा सा यूं चार्ट बनाने की कोशिश करेंगे। इधर हमारे पास रेशोज का फार्मूला आ जाएगा, इधर हमारे पास ईयर 1 आ जाएगा, इधर ईयर 2 आ जाएगा और इधर ईयर 3 आ जाएगा। सो रेशो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 और हमें पहले सबसे पहले चाहिए जी रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड। और रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड निकालने का हमारे पास फार्मूला है एवरेज रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय व्हाट? मटेरियल कंज्यूम्ड। अच्छा, पहली प्रेफरेंस किसकी होनी चाहिए, मटेरियल परचेज की या मटेरियल कंज्यूम्ड की? पहली प्रेफरेंस आपकी मटेरियल कंज्यूम्ड की होनी चाहिए। अगर वो ना दिया हो तो फिर परचेज, अगर दोनों ना दिए हो तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल। रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड निकालते वक्त पहली प्रेफरेंस आपकी किसकी होनी चाहिए? मटेरियल कंज्यूम्ड की। अगर वो ना दिया हो तो मटेरियल परचेज, अगर दोनों नहीं दिए गए तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल। क्यों? जितना परचेज हो रहा है उतना सारा का सारा कंज्यूम हो रहा है। ठीक हो गया? तो पहली प्रेफरेंस किसकी होनी है? मटेरियल कंज्यूम्ड की। इनटू क्या करेंगे हम? 360 करेंगे। 365 उसने क्वेश्चन में कहा, तो उतने डेज यूज करने, अपनी तरफ से नहीं आप यूज करने। ठीक हो गया? इसके अलावा हमें क्या चाहिए जी? वर्किंग प्रोसेस पीरियड चाहिए, और वो हमारे पास फार्मूला है एवरेज वर्किंग प्रोसेस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इनटू 365। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ना दिया हो तो हमने देखना है क्या कॉस्ट ऑफ सेल के साथ ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स दिया हुआ है तो निकाल लेना है। हाँ, अगर ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स नहीं दिए गए, दोनों होने चाहिए। अगर ये दोनों नहीं है तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल को ही हम एज ए कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड यूज कर लेंगे। ठीक हो गया? एवरेज देखना है, अगर तो करंट के साथ प्रीवियस फिगर है तो एवरेज निकाल लेनी, अगर प्रीवियस नहीं तो फिर एवरेज नहीं, करंट ही यूज करनी फिगर जी। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री की अगर हम बात करें, फिनिश गुड इन्वेंट्री डेज, इन्वेंट्री पीरियड, तो क्या है जी? एवरेज फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू 365। और अगर ये क्वेश्चन में ना हो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड दिया हो तो फिर क्या देखना है? ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स दिया गया है तो उसके थ्रू ये निकाल लेंगे। अगर ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स दोनों नहीं है तो फिर कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड को एज ए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ले लेंगे। ये बात समझ आती है? इसके अलावा हमें इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो हमें शायद डाटा डेज चाहिए, और उसका डाटा हमारे पास है एवरेज डेटर्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स इंटू 365। और हमें क्या चाहिए? क्रेडिटर डेज चाहिए, एवरेज क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाय परचेजेस या क्रेडिट परचेजेस इंटू 365। और तो कुछ नहीं चाहिए हमें। इसके अलावा हमारे पास उसके बाद क्या आ जाएगा? वर्किंग कैपिटल साइकिल आ जाएगा, जो हमें तीनों सालों का निकाल के देना है। और हमारी आई कैप बुक का क्वेश्चन है, और जो आंसर पीछे दिया गया गलत, वो भी आई कैप बुक में ही गलत दिया गया था। ठीक हो गया? हम अपना सही आंसर निकालने जा रहे हैं इसका जी। ईयर 1 के लिए अगर हम देखें तो हमें क्या करना है जी? रॉ मटेरियल चाहिए। ईयर 1 का कितना है? 108,000। हमारे पास रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना है? कितना? रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना है सर? क्या हो गया है? रॉ मटेरियल, वर्किंग प्रोसेस, फिनिश गुड, परचेज, कॉस्ट ऑफ गुड सेल, सेल, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल्स। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड नहीं है तो परचेज ही ले लेंगे ना। 518,400 क्या ख्याल है? 518,400 इंटू 365 क्या? प्लीज मुझे बताइएगा कितना?
76.04 days, 76.04 days, 76 days कर लूँ मैं। वर्किंग प्रोसेस पीरियड, वर्किंग प्रोसेस इन्वेंट्री दी गई है कितनी? 75, 600 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर निकाला जा सकता है? नहीं, पहले साल में नहीं निकाला जा सकता। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को यूज करेंगे। कितना? 750, 6000 इंटू 365 कितना? 36 डेज कर लूँ या 37 करना है? 37 बनता है राउंड करके या 36 ही रहता है? 36.5 कर लो, क्या हो गया। आधा दिन पता नहीं कहाँ मूवी देख के गुजार देते हो आप लोग, तो सो के गुजार देते हो। फिनिश गुड इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स दी गई हमारे पास 85,400 डिवाइडेड बाय 756,000, यही क्या क्या इंटू 365, हाउ मच? 42 डेज। डाटा डेज में डाटा दिए गए सेल 364, क्रेडिटर्स 518,400 into 365, how much? तुम्हारे पास जो है वो साइकिल आ गया कितना? ये माइनस किया ना? हाँ, ईयर 1 का सबका इतना ही आ रहा है, किसी को मसला तो नहीं। अब आगे ईयर 2, जहाँ पे हर चीज़ निकाली जा सकती है। क्या कह रहा है? हर चीज़ एवरेज निकाली जा सकती है। तो क्या करेंगे जी? 108,000 प्लस करंट कितना है? 145,800 डिवाइडेड बाय 2 और डिवाइडेड बाय हमारे पास परचेजेस ईयर 2 की निकालेंगे ना। क्या कह रहा है? रॉ मटेरियल कंज्यूम मीन नहीं है तो परचेजेस ईयर 2 की कितनी है? 702,000 इंटू 365 किया तो कितना आ गया? 66 डेज। क्या कह रहा है? वर्किंग प्रोसेस की अगर हम बात करें तो क्या करेंगे जी? हमारे पास जो है वो 75600 प्रीवियस है, करंट कितनी है? 200 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया और डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड यहाँ पे निकाली जा सकती है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है सर? 000। इसमें से माइनस करेंगे ओपनिंग मीन प्रीवियस फिनिश गुड्स इन्वेंट्री कितनी थी? प्रीवियस फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, प्रीवियस फिनिश गुड्स इन्वेंट्री 86,400 ना, 86,400 क्या ख्याल है? 86,400 और ऐड करेंगे क्लोजिंग कितना? इंटू 365 कितना? 31 डेज। सर ये कैसे क्या किया आपने? हमें तो समझ नहीं आई है क्या किया आपने, क्या करा? तो सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो इक्वल होती है किस चीज़ के? ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स के। क्या करा? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इक्वल होगी किस चीज़ के? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मीन ये ओपनिंग उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस क्लोजिंग फिनिश गुड्स। तो क्या किया हमने? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करंट इतना था, उसमें से माइनस कर दिया ओपनिंग फिनिश गुड्स मीन जो प्रीवियस क्लोजिंग था और ऐड कर दिया क्या? क्लोजिंग फिनिश गुड्स। क्या ख्याल है? कोई औखा काम तो नहीं मैंने किया?
चलिए फिनिश गुड इन्वेंट्री की तरफ आएँ। एवरेज निकालने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, 86400 प्रीवियस करंट कितना है, कितना डिवाइडेड बाय 2 और कॉस्ट गुड सोल्ड हमारे पास गिवन है करंट की इंटू 365 कितने डेज, एवरी डेटर्स भी निकाले जा सकते हैं सर। 172,800 करंट कितने हैं 259 200 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय सेल हमारे पास करंट की दी गई है कितनी इंटू 365 कितने डेज 73। क्रेडिटर डेज भी निकाले सकते हैं। एवरेज क्रेडिटर्स का हमारे पास डाटा है सर 864,000 नहीं 100 प्लस 300 डिवाइडेड बाय 2 एवरेज आ गया और परचेजेस हमारे पास कितनी इंटू 365 कितना सर 50 डेज हमारे पास यहाँ से 161 डेज वर्किंग कैपिटल साइकिल निकल आया, कम हो गया। क्या कहना, अब बात आ गई ईयर 3 की, तो ईयर 3 के लिए भी क्या करेंगे, ऐसी एवरेज निकालेंगे। क्या कहना, मीन ये फिगर यूज़ करेंगे प्लस करंट ईयर के रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, डिवाइड बाय ईयर 3 की परचेजेस कर देंगे, तो मुझे सिर्फ डेज बता दें कितने 83 डेज। मुझे ज़रा वर्किंग प्रोसेस इन्वेंटरी भी निकाल के दे दें साहब। 31 शाते हैं, एक दो और दे दो सर। क्या हुआ, समझ नहीं आ रही, कैलकुलेटर किधर है, नींद आ रही है, सुबह हो गई मामू। फिनिश गुड इन्वेंटरी कितनी है 45 डेज, डेटर डेज 85 डेज, 59 डेज, 180। सब एग्री कर रहे हैं इससे। रिक्वायरमेंट ए तो होगी, रिक्वायरमेंट बी क्या कहती है, लिस्ट द एक्शन दैट द मैनेजमेंट ऑफ एंटिटी एम माइट टेक टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ द साइकिल। कैसे हम जो है वो लेंथ ऑफ साइकिल को रिड्यूस कर सकते हैं, उसके लिए एक्शंस क्या होने चाहिए। इसको वेट कर लो, आगे चल के अपनी थ्योरी और पढ़नी है चैप्टर के, अभी तक थोड़ा वेट कर लो, आगे चल के अपनी थ्योरी और पढ़नी है, ठीक हो गया। पॉलिसी स्ट्रैटेजीज अभी हमने और पढ़नी है। सो क्वेश्चन 1 2 3 कंप्लीट हो गया हमारा। वर्किंग कैपिटल साइकिल हमें कैलकुलेट करना आ गया, जो अगर एग्जामिनर पूछ ले तो मेरे ख्याल से इससे इजी मार्क्स पूरे पेपर में नहीं होंगे। और पिछले पेपर में जिसने वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन दिया उसका एक पार्ट वर्किंग कैपिटल साइकिल कैलकुलेट करना था, ठीक हो गया। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करना हमें आ गई, वो भी अगर एग्जामिनर पूछ ले तो हमने क्वेश्चन 1 जितना औखा कवर किया है इतना औखा क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता, क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन था, उसे छोटा होगा और उतना औखा नहीं होगा। हम बाकी क्या बातें इस चैप्टर में नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे, क्योंकि ये बच्चों वाली बातें थी, आगे अब लेवल की बातें आएंगी।